सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हमारे हिंदी साहित्य में अंतराल पुस्तक जो भाग 2 है का आज अंतिम पाठ है, जिसका शीर्षक है अपना मालवा। तो अपना मालवा इसमें मूल रूप से जिसका वर्णन किया गया था, हालांकि हमने कक्षा में इसका परिचय पढ़ लिया था, पुनः मैं आपको जो है संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इस पाठ में मूल रूप से ये कहाँ से लिया गया है। 1 अक्टूबर 2006 के कागज कार्य स्तंभ से लिया गया पाठ है, अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वहाँ की वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम, विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर जैसी कहावत वहाँ प्रचलित थी। यानी मालवा की जो सभ्यता थी, जनजीवन अच्छा आबाद था ना, वहाँ पर खूब संपन्नता थी। डगडग रोटी पग पग नीर, पानी की कमी थी, नहीं रोजगार की, यानी वहाँ की खेती जो है अच्छी होती थी। धन धान्य से परिपूर्ण सभ्यता थी। अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। तो नदियाँ सूख गई, पानी से ही सभ्यताएं विकसित होती रही है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर सभ्यताएं उजड़ जाती है। तो वहाँ अब मालवा जो है सूख गया है और इसी पीड़ा को इसमें बताया गया है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, यानी प्रसिद्ध था, वही अब खाओ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। वहाँ की सभ्यता उजड़ कर रह गई है। यह खाओ उजाड़ो सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। देखिए, यूरोप और अमेरिका ने जो औद्योगिक विकास किया, उस औद्योगिक विकास के कारण कई सारा विनाश भी हुआ है, प्राकृतिक ह्रास हुआ है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई। देखिए, पर्यावरण का जो खतरा है, अगर पर्यावरण असंतुलित होता है, प्रदूषित होता है, तो फिर उसका संकट पूरी मानव जाति पर, सभी भूमियों पर है। अमेरिका की खाओ उजाड़ो जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता, अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ उजाड़ो जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास में हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। कई गांव के गांव उजड़ गए हैं, बस्तियां उजड़ गई है, सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। यह है पाठ हमारा अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता, जो लिखा है किसने? प्रभाष जोशी ने। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले भूरे बादल, थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमेला बरसाती पानी, मटमेला मतलब गंदला, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, सब बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। तो ये वर्षा ऋतु का जो है वर्णन किया गया है। सब नदी नाले लबालब भरे हुए रहते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। नवरात्रि की पहली सुबह थी। अब ये सर्दियों की जो नवरात्रि होती है उसके बारे में बताया गया है। तो नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी, गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह, बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी। देखिए, हमारे भारतवर्ष में नवरात्र को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और यह त्यौहार 9 दिन तक चलता है। तो नवरात्रि के सुबह किस प्रकार से घर की बहू बेटियां नहाने धोने में लग जाती है, कितना उत्साह दिखाई देता है, गोबर से घर आंगनों को लीपने पोतने लग जाती है। लेकिन आसमान तो घाव घाव कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। में उजली चटक धूप, लहलहाती ज्वार बाजरे, सोयाबीन की फसलें, ये सब रबी की फसलें, सर्दी ऋतु की फसलें। पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा गया हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। क्वार वर्षा ऋतु का अंतिम महीना माना गया है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है, धमकी दे रहा है। मानो कि अभी तक तो शायद वर्षा ऋतु जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वर्षा ऋतु जाने के बाद ही शीत ऋतु का आगमन होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु जो है सर्दियों तक चलती रहती है। किसान कहे कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा।
कई बार ज़्यादा बारिश होने, अभी भी हमारे राजस्थान में भी ऐसा देखा गया है गत 2-3 वर्षों से कि ज़्यादा पानी के कारण, इसी वर्ष की बात कर लेते हैं, वर्षा ऋतु में ज़्यादा पानी बरसने के कारण कई फसलें जो है खेतों में ही गल गई। लेकिन किसान है कि फिर हार नहीं मानता है और भाग्यवादी होता है, आशावादी होता है, फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, एक फसल खराब हो भी गई तो क्या हुआ, अब तो सोयाबीन जो अगली फसल है वो अच्छी होगी, गेहूँ चना अच्छा होएगा। सार में उन्होंने कहा और दुकान में लग गए, चाय और भजिया उनसे अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। ये लेखक बता रहा है अपनी आत्मकथात्मक शैली में कहानी। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। रास्ते में शिप्रा मिली। शिप्रा क्या है, उज्जैन में के किनारे बहने वाली नदी है शिप्रा नदी। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया और इस बाढ़ के कारण भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह फ़ोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे जब कभी बाढ़ आया करती थी। तो मित्रों, ये भी आप साथ में जान लें कि मालवा जो प्रदेश है वो राजस्थान के दक्षिण में, कुछ बार जो है मध्य प्रदेश में, ये जो हिस्सा है ये मालवा प्रदेश कहलाता है। कभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी बारिश नहीं होती है। तो लेखक ये बताना चाह रहा है, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया है। लेकिन जिन लोगों ने पहले की बारिश नहीं देखी है मालवा की, उनके लिए तो औसत पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ी कम है। लेकिन लोग टीवी की समझ में अतिकी बोलने लगे हैं। उज्जैन में देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है, यानी देवास और होते हुए उज्जैन तक जाना। ये जो क्षेत्र है ये मालवा का आंगन कहलाता है। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली में तबीयत झक हो जाती, लेकिन यानी मन मस्त हो जाता। लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। विपुलता मतलब होता है कितनी संपन्नता है, कितना खजाना है वहाँ पर संपन्नता का। खेत खलियान कैसे लहलहाते हैं, ये संपन्नता की जो राशि है विपुल, यानी अत्यधिक मात्रा, उसको विपुल कहा जाता है। आश्वस्ति मिलती है, खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पक्यो है। खूब पाक्यो है, खूब पाक्यो है मतलब फसलें अच्छी जो है निकली है, सबको खूब धन धान्य से सब परिपूर्ण है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दव्वा को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नो यार, पहले माता बिठाएंगा, पहले माता बिठाएंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाले हैं। माता बिठाएगा मतलब माता जी की स्थापना करना, जैसे कि मूर्ति आती है ना नवरात्र में, माता जी की मूर्तियों की स्थापना करना, तो उसके लिए शब्द कहा गया है। नहीं यार, पहले माता बिठाएंगे मतलब माता जी की स्थापना करेंगे। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाले हैं। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो एक उम्र के अनुसार जो है फिर शरीर भी थोड़ा कमज़ोर होता है, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब पहाड़ नहीं चढ़े जाएंगे, किशोर हो सकते हैं, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। सही बात है, और जीवन भी इसी प्रकार से जीना चाहिए। जो उम्र के साथ चला गया है उससे तो आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है और जैसी हमारे अंदर सामर्थ्य और शक्ति है, ऊर्जा है, उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए और आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। अब 2 जगहों से नर्मदा नदी कहाँ से देखी, देखो नर्मदा नदी कहाँ बहती है, आपको भूगोल में आपको जानकारी होगी कि जो विंध्याचल पर्वत के नीचे नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो नर्मदा देखी। अब देखो 2 जगहों से नर्मदा देखी, ओंकारेश्वर में उस पार से देखी, सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षस की तरह विशाल आकार वाला बांध उस पर बनाया जा रहा है। शायद इसलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही है, मटमेली सी है, कहीं छिछली है, कहीं छिछली मतलब कहीं कम पानी है, कहीं गंदली है, मटमेली मिट्टी से मेली होने वाली नदी।
मटमैली कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह जिसमें विशाल जलराशि देखने को मिले, खूब जलराशि देखने को मिले, तो गहरी अथाह वे बड़ी बड़ी नावें जहाँ नहीं थी, शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। किनारों पर टूटे पत्थर थे, ज्योतिर्लिंग का तीर्थधाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। पूर आने के निशान यानी नर्मदा कहाँ तक नदी का पानी जब चढ़कर उतर जाता है ना, तो उसको अपने निशान छोड़ जाती है। तो बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। अब ये वहाँ के स्थान है, अब जिन्होंने देख रखे हैं या सुन रखा है या भूगोल में कहीं पढ़ रखा है तो वो समझ लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे हमें। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी, मतलब चमक रही थी। और चौथ का चांद यानी चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। जो हमारी तिथियां होती है तो चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। किसे प्रणाम कर रहे थे? नर्मदा नदी को। चौथ के चांद की रात्रि थी और मिट्टी की ऊंची कगार पर यानी किनारे पर, या उसके पहाड़ हम बांध भी बोल देते हैं मिट्टी का, तो कगार पर मिट्टी के किनारे पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। और बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की, हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। और मैंने आपको शायद कक्षा में एक गीत भी सुनाया था, जय हो बहन सतलज तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो कोई किसी ने बहन माना है तो किसी ने माँ माना है। भारतीय संस्कृति ही ऐसी है। हमने पर्यावरण, प्रकृति से, नदी नालों से भी अपने रिश्ते बनाए हैं, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना, माँ की गोद में डूबना है, क्योंकि हमारा लालन पालन करती है। नदियों का पानी ही हमारे खेतों को सींचकर हमारी फसलों को उगाता है। ओंकारेश्वर नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। मैंने कहा ना, विंध्याचल पर्वत इसी जो है नदी के बिल्कुल बगल में है, किनारे हैं, या यूं कह दीजिए आपकी विंध्याचल की तलहटी में ही नर्मदा बहती है। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़, दोनों में सागौन के जंगल, सागौन मतलब सागवान के जंगल, पत्ते कांखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। अब बिजवाड़ से जो दृश्य इन्होंने देखा वो बताया जा रहा है कि बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। ये कभी लेखक यहाँ रहा करता था, बचपन की यादें भी साथ के साथ आपसे साझा कर रहा है कि बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पितृपक्ष का मतलब होता है जो हमारे श्राद्ध पक्ष चलता है ना, उसे नवरात्रि के बाद 16 दिन के श्राद्ध आते हैं, तो पितृपक्ष नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिल रहा था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमग कर फल फूल और अन्न देती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, ये स्थान है, और यहाँ से शिप्रा निकलती है। तो आप इसको रेखांकित करना, नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है और यहाँ से शिप्रा निकलती है, इस बात को याद रखना। कालिदास की शिप्रा, आप देखो कालिदास की शिप्रा मतलब क्या, कालिदास ने भी कहीं अपनी रचनाओं में शिप्रा को स्थान दिया है, इसलिए कालिदास की शिप्रा। बहुत बड़ी नदी है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। महाकाल के पांव को छूती हुई ये नदी बहती है, इसलिए इस नदी को पवित्र माना गया। और जो नदियाँ हमारे तीर्थ स्थानों से जुड़ी हुई है या उनके किनारे से बहती है तो वो बिल्कुल तीर्थ धाम हो जाता है। और आज भी उज्जैन देखो आप, कितना बड़ा तीर्थ स्थल है, सब लोग वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। चंबल विंध्य के जानापाव पर्वत से निकली है, और आप भी जानते हो कि चंबल नदी हमारे राजस्थान से होती हुई मध्य प्रदेश से आती है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करती हुई फिर जो है गंगा नदी में मिल जाती है।
चंबल विंध्याचल पर्वत के जानापाव पहाड़ियों से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर जो है यमुना में मिल जाती है। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफ़ी पानी था, खूब बह रही थी। और हमारे राजस्थान में तो चंबल नदी को 12 माह ही बहने वाली नदी कहा जाता है, ठीक है ना, 12 मासी नदी कहा जाता है। तो उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारे चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। आप आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। चंबल पर 4 बांध बनाए गए, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, इस प्रकार से, और कोटा बैराज। तो गांधी सागर एमपी में बना हुआ बांध है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े और इतना पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, गंभीर इतनी मतलब गंभीरी नदी, गंभीरी, बेड़च, इतनी बड़ी नदियाँ नहीं हैं जितने की चंबल है। लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया है कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इतना पानी जो है चंबल में आया हो। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा और इस बार मालवा के पठार की, ये सब नदियाँ, काली सिंध और पार्वती, सब एमपी से आने वाली नदियाँ हैं। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई मतलब भरपूर नदियाँ आई है, मतलब खूब पानी, पूरी लबालब नदियों से भर जाना और लबालब किनारों तक लबालब बहना, उसके ऊपर तक बहना, ये कहते हैं पूर आई। नदियों में पूर आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई, मालव धरती घन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। ये मालवा के लिए कहावत प्रचलित है क्योंकि यहाँ की सभ्यता अच्छे ढंग से बसी हुई है, संपन्न है, धन धान्य से परिपूर्ण है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती है, लोग खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए और खूब पानी, मालवा के पठार की खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा, नदी का सदा नीरा रहना। सदा नीरा मतलब हमेशा पानी से भरे रहना और बहते रहना। तो सदा नीरा रहना, जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। अब इन्होंने नदियाँ देख ली, नर्मदा देख ली, शिप्रा देख ली, है ना, और पार्वती, काली सिंध, यही तो देखने गए थे लेखक वहाँ पर, है ना। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया ना। मालवा में विक्रमादित्य और भोज जैसे राजा हुए, भोज परमार, तो रिनेसा के बहुत पहले हो गए। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सकें। आज के इंजीनियर भले ही गर्व करते हो कि हम पानी का प्रबंध जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं ने भी ये काम पहले ही कर दिए हैं। हमारे आज के नियोजक और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपलिया पाला भर गया है, सिरपुर में ये सब गाँव और बस्तियों के नाम है। बिलावली, पीपलिया, सिरपुर में लबालब पानी है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे। तो यशवंत सागर के साइफन मतलब वो जो दरवाजे हैं या वहाँ से जो पानी निकलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूँ और नाव पर सैर की है। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, इसलिए उस गाँव का नाम क्या पड़ गया, हाथीपाला। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था कि जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी इसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। गुलजार का मतलब जिसमें फल फूल खूब लदे हों, भरे हों, गुलजार रखती थी। आज वे सड़े नालों में बदल गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सब के यही हाल हो रहे हैं। अब इतना पानी नदियों में नहीं बचा है। कहीं ना कहीं नदियों का पानी और जलस्तर में कमी आई है। और कमी क्यों आई है, इसके लिए हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, ये सब कारण जिम्मेदार हैं। ये सदा नीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती ये सदा नीरा नदियाँ।
यानी अगर सारे मालवा के लोग रोएं, इतना पानी भी इन नदियों में अब नहीं बचा है। ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन लोगों की पीड़ा है जो अब उनके पास इतनी संपन्नता नहीं है, जल पर्याप्त नहीं है। यहाँ की सभ्यताएं उजड़ सी गई है, चौमासे में चलती है, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। इसी कारण आप जानते हो कि भारत देश सिंधु सभ्यता का देश कहलाता है, क्योंकि सिंधु नदी के कारण बसा हुआ ये देश है। सिंधु सभ्यता के बारे में आप सब जानते हो। तो कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई है। हमारी आज की सभ्यता नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज़्यादा पानी गिरा है, वरना 40 इंच तो औसत पानी हुआ करता था और इससे भी ज़्यादा बारिश मालवा में हुआ करती थी। और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़े और कुएं चैतन्य हो गए हैं। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी ही आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि इसमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। बाकी 128 साल की जानकारी में हर बार अच्छा पानी मालवा में गिरा है। 1878 का तो रिकॉर्ड ही दर्ज किया गया है। 1878 का रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल की जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल 1899 का था, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच सबसे कम बारिश हुई। लोक में यही 56 का काल है, इसे ही 56 का काल कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे। अपना जब अकाल पड़ा था तब लोग राजस्थान से, ठेठ मारवाड़ के लोग भी मालवा की ओर भाग गए थे, पलायन कर गए थे। और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफ़ी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। ये रिकॉर्ड है वहाँ का कि अतिवृष्टि में कितने इंच पानी गिरा था। 1973 में अतिवृष्टि हुई थी। देखो, दो प्रकार से जो है वृष्टि संबंधी समस्याएं पैदा होती है, या तो अनावृष्टि, या तो पानी नहीं गिरे, या बहुत कम मात्रा में, या अतिवृष्टि हो जाए। दोनों ही संकटकारी है। तो अतिवृष्टि 1973 में हुई थी 77 इंच। तो अतिवृष्टि से क्या होता है? अतिवृष्टि से बाढ़ का जो है संकट मंडराता है। कहीं अभी भी देखो, हमारे श्योपुर बड़ौदा में जो बाढ़ आई थी, कहीं जान माल की हानि वहाँ पर हुई है। तो अतिवृष्टि से ये सारे संकट आते हैं। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर, पीपलिया, पाला टूटकर बहे नहीं थे। और 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं है। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाए हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे। तब भी वहाँ पानी था जब पूरे देश में अकाल पड़ गया था अनावृष्टि के कारण, लेकिन मालवा में पानी की कमी नहीं आई थी। उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल भी। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मज़े से निकल जाएगा। समय विपरीत कभी भी आ सकता है, लेकिन इसीलिए तो अमृतम जीवनम एक परियोजना भी हम चलाते हैं। मतलब एक जन जागृति करते हैं कि हमारे जो पुराने कुएं, बावड़ी और तालाब हैं, इनको हमें साफ करके सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि संकट के समय ये हमारी सहायता करते हैं। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल यानी अकाल का साल मज़े से निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। इस पर रेखांकन कर लेना, यही एक बड़ा प्रश्न बनकर आएगा कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव सब के लिए जो है संकटकारी है। मानव सभ्यता इससे खतरे में पड़ जाती है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संकट हमारे ऊपर मंडराता है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने, दोनों नाम पे रेखांकित करना, नई दुनिया समाचार पत्र का नाम है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाले इस खाओ उजाड़ू सभ्यता को जो कतरने निकाल रखी है, वे बताने को काफ़ी है कि मानव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, और क्यों यहाँ डगडग रोटी पग पग नीर नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। ये सारी समस्याएं जितनी प्रश्नवाचक लगाएं, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघल रही है, जिसको आप ग्लेशियर पिघलना बोलते हो, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। देखो, आप मौसमों का चक्र बिगड़ गया। जब समय पर बारिश आनी चाहिए तब नहीं आ रही है, सर्दी जब पड़नी चाहिए तब नहीं पड़ रही है, 1.5 महीने विलम्ब से सर्दी पड़ रही है। क्यों लद्दाख में बर्फ़ के बजाय पानी गिरा, क्यों हमारी धरती के ध्रुव पर जमी बर्फ पिघल रही है? क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है।
रेखांकित कर लेना। आप जानते हो जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो किस कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के निकलने के कारण है। इसकी वजह से धरती के तापमान में 3 डिग्री जो है बढ़ोतरी हो गई है। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है और वो नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वो अपनी खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा को गहन गंभीर पग पग नीर डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? लेखक ने एक प्रश्नवाचक आपके लिए छोड़ा है। ये कारण है कि हमारी खाओ उजाड़ो सभ्यता क्यों पनप रही है, क्यों मतलब ये सभ्यताएं उजड़ रही है, प्रकृति का संकट क्यों मंडरा रहा है। तो भली भांति आप इसको समझने का प्रयास करें और जो ये प्रश्न नीचे किताब के दिए हुए हैं इनको आप अच्छे ढंग से पढ़ें, आपके पाठ पूरा समझ आ जाएगा। बहुत आसान सा पाठ है और जो है यहाँ पर हमारी किताब समाप्त हो जाती है, यानी पाठ्य पुस्तक हमारी समाप्त हो जाती है। मैंने आपको छंद की वीडियो डाल रखी है। इसके अलावा जो है अब जो हमारा टॉपिक होगा वो कविता कैसे बनती है, कहानी कैसे बनती है पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।